हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज हम संसाधन एवं विकास की अपनी तीसरी क्लास। उससे पहले हम आप लोगों से पूछ ले कि कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। तो बच्चों, आज संसाधन एवं विकास की हमारी तीसरी क्लास है। इसके पहले हम संसाधन एवं विकास पर 2 लेक्चर पहले ही दे चुके हैं। जो बच्चे अभी आज इस क्लास में नए आए हैं, उन बच्चों से हम यह कहना चाहते हैं कि वो पहले की 2 वीडियोस देख ले, उनको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, आज हम लोग पहले की क्लास में हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ लिए हैं कि संसाधन क्या होता है, संसाधन हमको हमें कैसे बचा के रखना है ना, और संसाधन से हम अपना विकास किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले एवं दूसरी क्लास में तो हम सभी ने ये पढ़ा, पर आज हमारी तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम लोग संसाधन के नियोजन के बारे में पढ़ेंगे कि संसाधन को किस तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए कि वह लंबे समय तक चलता रहे। ऐसा उपयोग नहीं करना है कि जो अभी आज उपयोग करें कुछ दिन बाद खत्म हो जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें संसाधन को किस तरीके से, किस संतुलित तरीके से हमें उसका उपयोग करना है कि वह लंबे समय तक बना रहे, भावी पीढ़ियों के लिए बना रहे। तो साथ ही साथ बच्चों, हम आज इस क्लास में ये पढ़ने वाले हैं कि हमें संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है, हमें संसाधनों को बचाना कैसे है। आखिर संसाधनों को हम नहीं बचाएंगे तो फिर क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आज इन सब के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सब तैयार हो जाइए सभी बच्चे हमारी क्लास पढ़ने के लिए, सोशल साइंस की क्लास 10th की क्लास पढ़ने के लिए। आ जाइए, इधर देखते हैं कि आखिर संसाधनों का संरक्षण कैसे करना है हमें। तो प्यारे बच्चे, सभी बच्चे तैयार हो जाइए इस क्लास को मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ने के लिए। आइए इधर देखते हैं ना, इधर देखिए। इसके पहले हम लोगों ने इधर ये सब कुछ पढ़ लिया है कि संसाधन कितने प्रकार का होता है, संसाधन किसे कहते हैं, सतत पोषणी विकास क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। आप आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि संसाधन नियोजन। आखिर संसाधन नियोजन होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में जानेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए आप लोग संसाधन नियोजन को जानने के लिए। देखिए, संसाधन नियोजन को जानने से पहले बच्चों आपको ये चीज जानना पड़ेगा कि मैम संसाधन नियोजन होता क्या है। पहले तो हमें खुद भी नहीं पता है कि नियोजन का मतलब क्या होता है। जब बच्चों हमें नियोजन का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो फिर हम संसाधन नियोजन को कैसे जानेंगे कि संसाधन नियोजन का अर्थ ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नियोजन का मतलब क्या होता है। नियोजन का मतलब बच्चों योजना बनाना। बात समझ में आई ना, नियोजन का मतलब योजना बनाना। अब देखिए, संसाधन नियोजन का मतलब हो गया कि संसाधनों को उपयोग करने के तरीके या फिर संसाधनों को उपयोग करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, एक संतुलित तरीके से प्रयोग करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो जिनको भी नोट करना है यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना। पेन का हम चेंज कर ले पेन को। देखिए, संसाधन को एक संतुलित तरीके से उपयोग करने के लिए संसाधन को एक संतुलित तरीके से उपयोग करने के लिए योजना बनाना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है।
जो बच्चे नोट करना चाहे यहाँ से नोट कर सकते हैं, या फिर वो एक शब्दों में और कह सकते हैं कि योजनाबद्ध तरीके से, ये इसको आप नोट करते रहिए, योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट मार ले, या फिर आप लोग इसको नोट कर ले। फिर एक तरीके से हम और यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक मिनट भाई, हाँ ऐसे देखिए, एक तरीके से इसको हम और लिख सकते हैं, देखिए योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है। तो संसाधन नियोजन का मतलब मैम ने आप सबको बता दिया है कि नियोजन का मतलब ही होता है कि योजना बनाना, योजनाबद्ध तरीके से किसी भी चीज को चलाना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो संसाधन नियोजन है, इसका मतलब यह हो गया कि संसाधन को एक संतुलित रूप से का मतलब एक नियम बना करके, एक योजना बना करके, न कहीं कम और न कहीं ज्यादा, जितनी उसकी जरूरत हो उतना ही वहां पर उसका उपयोग किया जाए। इसी को क्या कहते हैं, योजना बनाना। कि योजना बन गया कि अच्छा यहाँ पर इतनी संसाधन की आवश्यकता है तो इतना ही खर्च होना चाहिए, इससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई ना। इसी को क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन। मतलब योजनाबद्ध तरीके से किसी भी संसाधन के उपयोग को ही क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन कहते हैं। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि संसाधन नियोजन का मतलब क्या होता है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं ना। आगे देख लीजिए। अब जैसे बच्चों यहाँ पर लिखा गया है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि योजनाबद्ध तरीके से हम किसी भी चीज का उपयोग करें, किसी भी संसाधन का उपयोग करें, उसको संसाधन नियोजन कहते हैं। और भारत जैसे देश में बच्चों ना, जैसे भारत है, भारत जैसे देश में किसी भी संसाधन का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। आप सोच रहे हैं क्यों मैम भारत में ही ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में बच्चों विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विविधता। विविधता का मतलब समझते हैं? विविधता का मतलब होता है कई जगह पे कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल में हम बताते हैं कि जैसे हो गया छत्तीसगढ़, हो गया झारखंड, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया, यहाँ पर खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा, बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं ना। जल संसाधन भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर आप राजस्थान को देखिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर पवन और सौर ऊर्जा जो है, पवन और सौर संसाधन जो है वो तो बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन जल बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं है। बात समझ में ना। इसी को विविधता कहते हैं। विविधता का मतलब होता है कि हर जगह एक समान कोई चीज न पाया जाना, अलग अलग जगह पर अलग अलग संसाधन पाया जाना ही क्या कहलाता है, वे संसाधनों में विविधता पाया जाना कहा जाता है। बात समझ में आई ना। विविधता का मतलब ही होता है कि अलग अलग प्रकार से लोग, अलग अलग प्रकार की संसाधन। बात समझ में आ गई। तो भारत जैसे देश में ना किसी भी संसाधन का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम भारत जैसे देश में ही क्यों?
तब मैंने बताया कि क्योंकि भारत में विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है ना, भारत एक ऐसे स्थान पर स्थित है ना, भारत एक पृथ्वी के एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में विविधता पाई जाती है। जैसे आप राजस्थान को देख लीजिए, तो राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या होता है, जल बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, जबकि सूर्य का प्रकाश और पवन बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। वहीं आप देखिए लद्दाख को, लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरा बर्फ से ही ढका हुआ है। बात समझ में आई ना। फिर आप देख लीजिए झारखंड को, मध्य प्रदेश को, यहाँ पर खनिज संसाधन इतने ज्यादा पाए जाते हैं कि पूछिए ही मत बात। तो भारत में विविधता पाई जाती है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पर एक समान संसाधन पाए गए हैं। जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, यहाँ पर अगर ऐसी कुछ चीजें पाई जा रही जो हर जगह पर पाई जा रही, यहाँ पर जो खनिज संसाधन है वो हर जगह पर पाई जाती, तो भारत को विविधताओं वाला देश ना कहा जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, इसीलिए भारत को विविधताओं वाला देश कहा जाता है। तो बात समझ में आई ना। इसीलिए यहाँ पर भारत जैसे देश में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है कि योजना बना करके ही संसाधनों का उपयोग किया जाए, नहीं तो नहीं संभव हो पाएगा। देश को विकसित बनाना, देश का विकास करना संभव नहीं हो पाएगा। बात समझ में आई ना। तो आगे देखते हैं बच्चों, इधर देखते हैं हम लोग, इधर देखिए, इधर यहाँ पर आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। बच्चों, आपको एक बात और बता दें कि जरूरी नहीं है कि जहां पर संसाधन पाए गए हैं, जिस क्षेत्र में संसाधन ज्यादा से ज्यादा पाए गए हैं, जरूरी नहीं है कि वो क्षेत्र अपना विकास ही कर लिया हो। बात समझ में आ रही है ना। जैसे जरूरी नहीं है कि जो क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा अपना विकास कर लिए हैं वहां पर बहुत ज्यादा संसाधन ही पाए गए हों, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा क्या, जगह जमीन बहुत तो होता है, लेकिन वह समझ लीजिए कि एकदम लो स्तर पर ही रहते हैं ना, उसको भी बेच करके खा जाते हैं। तो जगह जमीन पैसा बहुत ज्यादा रहना ही नहीं मायने रखता, उसको अपना विकास करने के लिए सोचना भी पड़ेगा कि अच्छा हम क्या काम करें, कैसे बचाएं कि हम अपना विकास कर पाए। और बहुत लोग गरीब ही रहते हैं, लेकिन वह धीरे धीरे कमा करके अपना विकास कर लेते हैं। तो पैसा बचाने वाला चाहिए, पैसा खर्च करने वाला नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार बच्चों, ऐसा नहीं है कि जिस राज्य के पास, जिस क्षेत्र के पास संसाधन बहुत है वह अपना विकास ही कर लिया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। जिस क्षेत्र, और ऐसा भी नहीं है कि जिस क्षेत्र के पास नहीं है बिल्कुल भी संसाधन, अब थोड़ा बहुत तो संसाधन होगा ना भाई। अब ऐसा भी नहीं कि जिस क्षेत्र के पास संसाधन नहीं है वह अपना विकास नहीं कर पाया है, ऐसा भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मैम तो फिर कैसे हो पाएगा, मतलब क्या करेंगे कि संसाधन वाले जो क्षेत्र है वो अपना विकास कर पाए। तो बच्चों, जिस क्षेत्र में संसाधन है, जिस राज्य के पास संसाधन प्रचुर मात्रा में है, उसको टेक्नोलॉजी की भी तो आवश्यकता पड़ेगी अपने विकास के लिए ना। कुछ टेक्नोलॉजी जैसे प्रौद्योगिकी हो गया, बहुत सारी ऐसी मशीनें हो गई जिससे संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग करके अपना विकास किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें भी मायने रखती हैं। बात समझ में आई ना। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या लिखा गया है। आगे देख लीजिए। अब आगे लिखा गया है बच्चों, एक हेडिंग ये आपका है, आगे आ गया भाई, एक हेडिंग ये आपका है, भारत में संसाधन नियोजन। अब देखिए, आपने अभी देखा कि संसाधन नियोजन होता क्या है, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो आपने ये जान लिया कि संसाधन नियोजन का मतलब होता है संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहता है। अब देखिए क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भारत में संसाधनों का नियोजन किस तरीके से किया जाएगा। आखिर भारत विविधताओं वाला देश है, तो भारत में किस तरीके
तरीके से संसाधनों का उपयोग किया जाए कि भारत का विकास हो सके, भारत विकसित देशों में शामिल हो सके, भारत को विकसित देशों का नाम दिया जा सके, कैसे भारत को विकसित बनाया जाए, कैसे भारत का विकास किया जाए, इन चीजों के लिए भी भारत में भी योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए किया जाएगा नहीं बच्चों, किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। अब देखिए भारत में संसाधनों का नियोजन ना, भारत में संसाधनों का नियोजन आगे देखिए कैसे। देखिए संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है, जिसमें निम्नलिखित सोपान है। सोपान का मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे ये न्यायालय वगैरह में भी होता है। न्यायालय वगैरह में क्या होता है कि सोपान तरीके से, सोपानी तरीके से ना क्या किया जाता है, कोर्ट वगैरह को रखा जाता है। जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है ना, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। इसको क्या कहते हैं, सोपानी व्यवस्था। सोपानी का मतलब पहले ये किया जाएगा, फिर ये ना। तो सबसे बड़ा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, फिर हाई कोर्ट हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ ना। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो सोपानी व्यवस्था का मतलब आप यह समझ लीजिए कि सोपानी व्यवस्था का मतलब जैसे आप लोग घर पे खाना बनता है ना, तो घर पे खाना बनाने के लिए पहले मम्मी क्या करती है, पहले बर्तन धुलेंगी, बर्तन धुलने के बाद पहले फिर क्या करेंगी, पानी लेकर के आएंगी, पानी लेकर के आने के बाद सब्जी काटेंगी, आटा गूंथेंगी, ये सब काम करने के बाद फिर गैस जलाएंगी या फिर चूल्हा जलाएंगी, उसके बाद रोटी बनेगा, खाना बनेगा, ये सारी चीजें होती है ना। मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से होती है ना, उसी को क्या कह देते हैं, सोपानी कहते हैं, सोपानी व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ देखिए सोपान है, यानी संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। सोपान का मतलब पहले ये काम किया जाएगा, उसके बाद ये काम किया जाएगा, उसके बाद फिर और कोई काम किया जाएगा योजनाबद्ध तरीके से, इसी को सोपानी व्यवस्था कहते हैं। आगे देखिए पहला क्या है, क वाला क्या है। क वाला हम लोग देखते हैं कि अच्छा भाई सोपानी व्यवस्था है तो देख ले कि कौन कौन से योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहे हैं। देखिए इधर देखिए, पहला है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों का, 1 मिनट इधर का हम इरेज कर दे, उसके बाद दिखेगा आप लोगों को। देखिए क वाला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। क्या है, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। सबसे पहले तो किसी भी संसाधन को योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देश में मतलब हर क्षेत्र में हमें देखना पड़ेगा, हर जगह पर हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीजें पाई गई हैं, उसका एक सारणी बना ले। यानी जैसे हम लोग पर्ची बनाते हैं ना, घर पे कोई सामान वगैरह लाना रहता है तो हम लोग पर्चा बना लेते हैं कि अच्छा हमें मिर्चा लाना है, तेल लाना है, हल्दी लाना है, सब्जी लाना है, ये सारी चीजें लानी है। तो उसी तरीके से पहले हमें हर क्षेत्र को देखना पड़ेगा कि अच्छा इस जगह पे ये चीजें पाई गई हैं, ये चीजें इस जगह पर पाई गई है, उसको नोट करना पड़ेगा। बात समझ में आई ना। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम देखेंगे संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। इसका मतलब बच्चे, जैसे अगर हमें पता चल गया कि अच्छा उस जगह पे कोयला पेट्रोलियम पाया गया है ना, जैसे पता चल गया कि उस जगह पे उस स्थान पर कोयला पेट्रोलियम पाया गया है, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, क्या हम बैठ के देखते रहेंगे, चलो अच्छा भाई पाया गया है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पाया जाए, हमसे क्या लेना देना, ऐसा तो करेंगे नहीं। आप लोग फिर मशीनों की व्यवस्था करेंगे कि उसकी खुदाई, क्या फरसे कुदाल वगैरह से जाएंगे क्या खोदने आप लोग, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना अंदर वो सब चीजें पाई जाती हैं कि आप उसको फरसा कुदाल वगैरह से नहीं खोद पाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, मशीनों की सहायता लेंगे, जैसे जेसीबी वगैरह होता है उसका हम लोग उपबंध करेंगे, जैसे प्रबंध करेंगे उसका कि अच्छा उसको लाया जाए। यानी प्रौद्योगिकी, जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया ना प्रौद्योगिकी, तो प्रौद्योगिकी है। और कौशल और संस्थागत नियोजन, कौशल का मतलब बच्चा क्या होता है, कौशल का मतलब होता है ज्ञान, स्किल ना। अब अच्छा आप लोग ये बताइए, किसी पागल व्यक्ति को, कोई पागल व्यक्ति होगा ना, कोई पागल व्यक्ति हो गया, उसको अगर पता चल जाए कि यहाँ पर कोयला पाया गया है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा ना, कुछ करेगा,
नहीं, मुझे तो लगता है कुछ नहीं करेगा। तो कोई पागल व्यक्ति को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ है तो कुछ कर नहीं पाएगा, ना? और ठीक है, मान लेते हैं कोई पागल नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक-ठाक है, ना? तो अगर उसको पता चल जाए कि यहाँ पर कोयला पाया गया है या यहाँ पर पेट्रोलियम, डीज़ल वगैरह चीज़ें पाई गई हैं, तो फिर वह क्या करेगा व्यक्ति? कुछ करेगा? कुछ करने से पहले उसको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, दिमाग तभी लगा पाएगा जब उसके पास थोड़ा-सा स्किल हो, योग्यता हो, ज्ञान हो, तभी तो वह दिमाग लगाएगा ना कि अच्छा इसको इतने अंदर तक खुदाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेसीबी वगैरह किसी भी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता तो मतलब होगी ही उसको। जेसीबी वगैरह को बुलाएगा, उसको खुदाई करवाएगा उसकी, फिर कोयला पेट्रोलियम को बाहर निकालेगा, ये सब करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो वही हम लोग देख रहे थे कि भारत में जो ये जो संसाधन नियोजन है, उसका किस तरीके से उपयोग किया जाएगा। तो पहले क्या किया जाएगा बच्चों? पहले ये किया जाएगा कि उस क्षेत्र का पता लगाया जाएगा, ना? क्षेत्र को पता लगाया जाएगा कि अच्छा उस क्षेत्र में क्या-क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। इस क्षेत्र में ये चीज़ें पाई जा रही हैं, मध्य प्रदेश में ये चीज़ें पाई गई हैं, छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें पाई गई हैं। फिर उन चीज़ों का पता लगा कर के एक सारणी बनानी पड़ेगी, एक तालिका बनानी पड़ेगी, मतलब जिसको आप लिस्ट कहते हैं, वो लिस्ट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको लागू करने के लिए, यानी उसको जैसे जल संसाधन मान लेते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी देश में जैसे मान लेते राजस्थान हो गया, ना? राजस्थान हो गया, राजस्थान में आपको पता है कि वहाँ पर जल नहीं पाया जाता है। पाया तो जाता है लेकिन थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती है। तो वहाँ पर आपने जैसे मैंने पहले ही बताया बच्चों कि वहाँ पर सौर संसाधन पाया जाता हो, जैसे सौर संसाधन, ना? यहाँ पर सौर संसाधन पाया जाता हो। सौर संसाधन का मतलब है सूर्य का प्रकाश, और वहां पर पवन संसाधन पाया जाता हो। जैसे सौर संसाधन और पवन संसाधन जो है ये राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो अब राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, तो अब इसका उपयोग करने के लिए हमें प्रौद्योगिकी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना। हमें इस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना कि हम उसका उपयोग अच्छे से कर पाए। जैसे सूर्य का प्रकाश वहां पर बड़े अच्छे से पड़ता है, तो हमें उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना। जो सौर ऊर्जा आप लोग जो सोलर पैनल ये सब यूज करते हैं, ये किससे जलता है, ये इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे? सौर ऊर्जा से ही तो कर पाएंगे, ना? बात समझ में आई ना? तो ये सारी चीजों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संसाधन नियोजन ढांचा तैयार करना पड़ेगा। फिर तीसरा क्या है, तीसरे बात मतलब तीसरा हम क्या कर सकते हैं, तीसरा ऐसा कौन सा चीज है जिसको फिर हमें करना चाहिए। देखिए ये है ग वाला जो है, यहाँ पर पेन चेंज कर ले पहले हम। ये देखिए यहाँ पर संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पर देखिए गव में लिखा गया है कि ये दो चीजें करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधन विकास योजनाएं, जो हम संसाधन विकास योजनाएं बनाए हैं कि हमें इस तरीके से यहाँ पर इतना संसाधन लाना है, यहाँ पर इतना संसाधन लगाना है, इस योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना है। बात समझ में आई ना? तो इतनी चीजें हमें करनी है। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि योजनाबद्ध तरीके से संसाधनों का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। और भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से किया जा रहा है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देखा है कि 3 तरीके से भारत में संसाधनों का नियोजन किया जा सकता है। बात समझ में आई ना? तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या क्या चीजें हैं। आगे देखिए बच्चों। हम्म, इधर देखिए।
इधर तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसमें देखिए, अब ऐसा नहीं है बच्चों, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैम पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ा दें। तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन नहीं पढ़ा रहे हैं हम, एनसीईआरटी की बस वही चीजें पढ़ा रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम वही सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। एक एक लाइन पढ़ाने का मतलब कि एक एक अक्षर पढ़ाने का मतलब कि बहुत टाइम बीत जाएगा, और आपको उतना भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको अपने एग्जाम के पर्पज के लिए पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आ सकता है, उसके लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको और देखना है। जैसे यहाँ पर गांधी जी ने एक बात कही थी, गांधी जी ने क्या बोला था, यहाँ पर अच्छे एक हेडिंग है, इसको आप लोग देख लीजिए, संसाधनों का संरक्षण। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। संसाधनों का संरक्षण, ठीक है बच्चों। अभी हमने देखा ना कि संसाधन नियोजन क्या होता है, फिर भारत में संसाधन नियोजन क्या होता है, लेकिन अब हम लोग अगली हेडिंग देख रहे हैं कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। संसाधनों का संरक्षण किसे कहते हैं, संसाधन संरक्षण क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, संरक्षण का मतलब होता है बच्चों बचा करके रखना, संरक्षित रखना। बात समझ में आई ना। अब संरक्षित रखना, संरक्षण का मतलब जब आप समझ गए होंगे तो आई होप कि संसाधन संरक्षण का मतलब भी समझ गए होंगे, क्योंकि अगर संरक्षण का मतलब आप समझ गए तो संसाधन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि संसाधन का मतलब वह होता है किसी भी चीज को जिसको हम उपयोग करते हैं वह हमारे लिए संसाधन होता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मैंने बताया था आप सभी को। तो प्यारे बच्चों, अब संसाधन संरक्षण की बात आई है, तो संसाधन संरक्षण का मतलब हो गया कि संसाधनों का बचाव। यहाँ पर देखिए, संसाधनों का बचाव ही क्या कहलाता है, संसाधनों का बचाव ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। बात समझ में आई ना। अब देखिए, संसाधन संरक्षण कहलाता है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप ये समझिए कि संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधनों का बचाव। अब आप ये सोचिए कि अगर हम लोग संसाधनों को बचा के नहीं रखेंगे तो हम क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती है संसाधनों को न बचाने पर। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, जैसे संसाधन का मतलब मैंने बताया था कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जल हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भूमि हो गया, इनको अगर हम नहीं बचा के रखते हैं तो पृथ्वी पर बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे आपने देखा था कि जल जो है, जल तो एक सीमित मात्रा में है ना भाई। अब देखिए, आप कहते हैं कि मैम इतना जल है, एक ही भाग पर पानी है, और सॉरी एक ही भाग पर मनुष्य है और 3 भाग पर पानी है, इतना ज्यादा जल है, तो काहे लोग बोलते हैं कि जल का ज्यादा उपयोग करेंगे तो जल खत्म हो जाएगा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जल का ज्यादा उपयोग करने पर जल खत्म कैसे होगा। जब इतना ज्यादा जल है तो हमसे ज्यादा तो जल है, तो फिर खत्म कैसे होगा। ठीक कह रहे हैं आप लोग, ठीक सोच रहे हैं। पर प्यारे बच्चों मेरे, जल कभी खत्म होगा नहीं, लेकिन जल के रूपों में परिवर्तन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जैसे जल जो है ना, ये जल जो है, ये जल जो है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा, रूप में परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन का मतलब बदलाव हो जाएगा। आप सुने होंगे कि जल 2 प्रकार का होता है, एक मीठा जल होता है और एक खारा जल होता है। जो मीठा जल होता है वह पीने योग्य जल होता है, और जो खारा जल होता है वह पीने योग्य जल नहीं होता है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि जो खारा जल है समुद्र में पाया जाता है, और जो मीठा जल है वो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मीठा जल कहीं और नहीं पाया जाता। ये जो पर्वतों पर जो बर्फ ढके हुए हैं ना, ये भी मीठे जल के ही बने हुए हैं। जो पर्वतों पर बर्फ ढके हुए हैं ये भी मीठे जल के ही बने हुए हैं। लेकिन क्या अब हम लोग पर्वतों पर जा करके बर्फ को खोद खोद करके लाएंगे क्या?
बर्फ को खोद खोद करके लाएंगे क्या पीने के लिए? नहीं लाएंगे ना, बताइए लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। तो बर्फ को खोद करके हम लोग लाएंगे नहीं पानी पीने के लिए। बात समझ में आई ना? तो जो पृथ्वी के अंदर है इसी को हम लोग ला रहे हैं ना पानी पीने के लिए, नल के माध्यम से, मशीनों के माध्यम से, इसी पानी को हम लोग पी रहे हैं। बात समझ में आई ना? तो इस पानी को जब हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, जो पृथ्वी के अंदर पानी है ना, ये बहुत ही सीमित मात्रा में है। बात समझ में आई ना? ये बहुत ही सीमित मात्रा में पृथ्वी के अंदर पीने योग्य जल है। बात समझ में आई? और जो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है वो खारे पानी के रूप में बदला हुआ है। तो जब पृथ्वी के अंदर से जल हम लोग निकाल रहे हैं, सिंचाई करने के लिए भी निकाल रहे हैं, सिंचाई करने के लिए भी निकाल रहे हैं, भैंस को नहलाने के लिए निकाल रहे हैं, कपड़ा धोने के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इन सारे कामों के लिए जब हम नीचे के ही पानी को, जो पृथ्वी के अंदर मीठा जल है, इसी पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो ये पानी एक न एक दिन खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा ना? खत्म नहीं होगा। इसका जो रूप है यह खारे पानी में बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो पीने योग्य पानी है यानी जो जल है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जल खत्म नहीं हो रहा है प्यारे बच्चों, ये जल क्या हो रहा है, यह धीरे धीरे क्या हो रहा है, खारे पानी में बदल रहा है। अब आप सोचेंगे कि मैम ये जल खारे पानी में कैसे बदल रहा है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। मैम आपने सीधे सीधे कह दिया कि मीठा जल खारे जल में बदल रहा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। तो प्यारे बच्चों देखिए, आप लोग सिंचाई करते हैं ना, किस जल से करते हैं? क्या समुद्र से पानी लाते हैं? नहीं लाते हैं। वर्षा के जल से भी नहीं करते हैं। पहले तो वर्षा के जल से, जो नहरों में जल पानी आता था, जो तालाब वगैरह में पानी रहता था, लोग उसी से सिंचाई करते थे। लेकिन अब तो उससे भी सिंचाई नहीं करते हैं लोग। मशीन गड़वा लिए हैं सब अपने अपने खेत में, मशीन गड़वा लिए हैं, मशीनों से सिंचाई करते हैं। तो मशीनों से जब आप सिंचाई करते हैं, जो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर जल है, जब उस जल को आपने बाहर लाया और अपने खेतों में सिंचाई कर दिया ना, तो वो जल क्या होता है? वो जल जब धूप होता है, सूर्य का प्रकाश उस जल पर पड़ता है, तो वह जल क्या होता है? वाष्पीकृत हो जाता है ना। अभी थोड़ा बहुत जल तो जमीन सोख लेता है, भूमि सोख लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में जो जल क्या होता है, वह वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है सूर्य के प्रकाश से ना। तो जब वाष्पीकृत हो जाएगा तो वह ऊपर जाकर के क्या बनेगा, इधर देखते हैं हम लोग ना क्या बनता है। आ जाओ भाई आ जाओ। नहीं आएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखते हैं हम लोग। इधर देखिए, यहां पर देख लेते हैं ना। देखिए, जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो ये जल क्या होता है, मान लेते हैं ये खेत है ना, ये खेत है, ये खेत है, यहाँ पर जल से हमने सिंचाई किया। जब यहाँ पर हमने जल से सिंचाई किया तो सूर्य का प्रकाश जो पड़ा, तो ये जल क्या हो गया, वाष्पीकृत हो गया, वाष्पीकृत हो गया। और जब जल ये वाष्पीकृत हो जाएगा तो फिर ऊपर जाकर के क्या बनेगा, बादल बनेगा, बादल बनेगा। और ये जब ऊपर जाकर के बादल बनेगा तो फिर क्या होगी, वर्षा होगी, वर्षा होगी। और जब वर्षा होगी, ऐसे टिप 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 पानी बरसेगा, वर्षा होगी, तो फिर क्या होगा, ये जो यहाँ पर वर्षा होगी तो ये जो वर्षा का जल रहेगा, ये नालों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, ये नदियों के माध्यम से बहते बहते कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। बात समझ में आई ना? तो आपने तो नीचे का पानी लिया, भूमिगत जल आपने लिया, उससे आपने सिंचाई किया, सिंचाई तो आपने मीठे जल से किया, और सिंचाई किया, फिर वही सिंचाई का जल जो है सूर्य के प्रकाश को देख लिया तो वाष्पीकृत हो गया, और वाष्पीकृत हो गया तो ऊपर जाकर के बादल बना लिया, और जब बादल बना लिया तो फिर बादल ने क्या किया, वर्षा करा दिया। और जब वर्षा हो गई तो वही वर्षा का जल क्या हुआ, नालों के माध्यम से, नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से क्या हो गया, वह क्या किया, वह चला गया समुद्र में ना।